दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के जो परिणाम आए, उसके बाद जिस तरह से 10 से 12 दिन तक का जो सीएम को लेके जो पेच फंसा हुआ था, जो चेहरा फिर सामने आना था, लेकिन उसके बाद में कल जिस तरह से परसों जो देवेंद्र फडणवीस को सीएम का चेहरे का जो नियुक्त किया गया, उसके बाद में कल जो नई सरकार के द्वारा जो देवेंद्र फडणवीस ने जो शपथ लिया और जिस तरह से जो डिप्टी सीएम थे वो सीएम बने और जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम बने, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता साहब हैं। हम सीधे उनको जोड़ते हैं। सर जी, आपका स्वागत है सर हमारे मंच पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कल से सर खबरें चल रही है, जब से देवेंद्र फडणवीस नए सीएम अभी बने हैं फिर से एक बार, उसके बाद सर कयास और सर रूमर्स भी सर चल रहे हैं कि 2029 में अब पीएम पद के दावेदार हैं सर। इसे किस तरह से सर आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है राहुल जी, फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2019 अपना 29 वाली बात तो बहुत दूर की बात है। पॉलिटिक्स में जैसे हम गुजराती में कहते हैं, छेल्लो घा राणा नो, यानी लास्ट जो बात होती है वही सबसे असरदार होती है। पहले से उसका अनुमान किया नहीं जा सकता। फिर भी आप जिसका जिक्र कर रहे हो देवेंद्र फडणवीस का, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये दोनों के गुट में अगर कोई एक चेहरा के लिए कॉमन बात अगर मान्यताएं हैं कि भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी को प्रोजेक्ट करना होगा तो किसको किया जाएगा, तो जो सेल्फ है वो अलग है। सेल्फ में क्या है, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं। वो अपने बलबूते पर हैं, क्योंकि लोग तो उनको चाहते हैं, अमित शाह से भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। और आपको और पूरे देश को ये पता है कि फिलहाल जो चुनाव हुए 3 स्टेट में और बाई इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश, उसमें अगर सबसे बहुत ही बढ़िया कोई कामयाब सूत्र या एजेंडा रहा, वो क्या रहा, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अभी ये तो योगी आदित्यनाथ का सूत्र था जो बीज मंत्र बन गया है जीतने का। तो वो अपने बलबूते पर है, योगी जी तो लोकप्रियता की चरम सीमा पर हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस बार सर्वे किया जाए कि अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप किसको देखना चाहते हो, तो आरएसएस और भाजपा वाले भले ही देवेंद्र फडणवीस को चाहते हो, लेकिन ये तय कहिए कि योगी आदित्यनाथ सबसे आगे होंगे। लेकिन क्या बात है, देखिए, हमारी भावनाएं अलग बात है और विश्व के साथ तालमेल मिलाना वो अलग बात है। योगी आदित्यनाथ में बाकी सब कुछ कुशलताएं हैं, कौशल्य से भरपूर आदमी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इतना बड़ा महाकुंभ जैसे जो आयोजन होते हैं, महाकुंभ जहां लाखों लोग आते हैं, और इस बार नहीं, हर दिवाली पे वहां जो दीपोत्सव होते हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम और आप कभी सोच तक नहीं सकते। ऐसे अनेकों कार्यक्रम उन्होंने किए हैं और आज तक ऐसे कोई कार्यक्रम में न भगदड़ हुई है, न कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ना कुछ भी हुआ है, बल्कि बिल्कुल शानदार कार्यक्रम होते रहे हैं। यानी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में भी योगी ने अपना स्थान जमा दिया है। फिर भी विश्व के साथ अगर तालमेल मिलानी हो तो यहाँ उनके जो भगवा कपड़ा जो है, सन्यासी का जो रूप है, वो उसको बाधा बनती है। क्योंकि जो यूरोपीय कंट्री हैं या वेस्टर्न जो कंट्रीज में आपको कहता हूँ, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोप, लंदन वगैरह वगैरह, वो लोग क्या है, वो लोग सेक्युलरिज्म को वैसे मानते हैं, वैसे बोलेंगे तो कहने के लिए, हालांकि वो भी अपने ही एजेंडे पे कट्टर होते हैं। जैसे अमेरिका नेशन फर्स्ट कहेंगे, यानी अपने देश में की सुरक्षा सबसे पहले, और इसके लिए अगर उसको पाकिस्तान को बर्बाद करना पड़े या हायर करना पड़े,
अफगानिस्तान को बर्बाद करना पड़े या हायर करना पड़े, सीरिया को नाबूद कर देना पड़े या हायर कर, गद्दाफी इराक का उनको सत्यानाश करना पड़े कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि नेशन फर्स्ट, सबसे पहले हम सलामत रहना चाहिए। तो वहां सेक्युलरिज्म तो आया नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का समान आदर, ऐसा तो जी हुआ नहीं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वो भीतर से तो कट्टर है ही, लेकिन ऊपर से वो सूटेड बूटेड है। यानी जी वो करेला का साग, जो करेला आता है कड़वा, उनका जो सब्जी बनाते हैं उनके ऊपर चॉकलेट का आवरण रख देते, यानी मीठा भी लगे और भीतर से कड़वा भी हो जाए। ये वेस्टर्न कल्चर वाले जो हैं वो सब ऐसे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ में वो चीज नहीं है। वो तो जी जो है वो दिखता है, ठीक है, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग जानते हैं आजकल ऐसा माहौल है कि जो लोग अपने आप को पहले माफिया मानते थे और उत्तर प्रदेश का राजा वगैरह मानते थे, वो आज जमीन जहां तक उसकी नजरें जाती थी वहां तक कि वो जमीन अपने आप की हो जाती थी और ले लेते थे। आज उनको जामीन जो है वो मिलना मुश्किल है, जामीन नहीं मिलता है या तो मिलना मुश्किल हो गया है। तो जी ये बात है पूरे देश में कि योगी आदित्यनाथ है अगले अगर पीएम बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको कहा कि ऐसा उनका जो चरित्र है, उनका जो परिवेश है, पहरवेश है, उनका जो और सन्यासी जो उनका जीवन है, वो बाधा बनती है वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए जी नहीं। तो हम्म अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम्म अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए, वैकल्पिक हम्म व्यवस्था तो होनी चाहिए। मोदी हम्म जी बहुत अच्छा काम फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन हम्म उम्र दराज होने के बाद अगर वो भी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो व्हाट नेक्स्ट? वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि नेहरू जी गए थे तो पूरे भारत में सन्नाटा हो गया, व्हाट नेक्स्ट, किसी को पता नहीं था क्या हुआ। हम्म इंदिरा गांधी जी चली गई थी, व्हाट नेक्स्ट, किसी को पता नहीं क्या हुआ, फिर रफे दफे सब कुछ हो गया। राजीव गांधी जी भी चले गए, व्हाट हम्म नेक्स्ट, और हम जानते हैं स्थिति क्या हो गई। तो हम्म भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी विद द डिफरेंट, यानी वो अलग पार्टी है दूसरी पार्टियों से। उनके पास मैकेनिज्म है ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक का, और उनके पास एक थिंक टैंक रहता है, और थिंक टैंक हर हमेशा आगे की सोचता है। और हम्म उसी तुलना में अगर हम माना जाए तो योगी आदित्यनाथ की तुलना में देवेंद्र फडणवीस पढ़े लिखे, युवान और कर्तव्यनिष्ठ, और हम्म और पार्टी के हित में अगर उनको जो जवाबदेही देंगे वो स्वीकार करने वाला, जिसको कहते हैं अनुशासित, तो ऐसे जो परिमाण जो है उसमें देवेंद्र फडणवीस आगे हो सकते हैं। जी सर, तो फिर अमित शाह के सामने सर दो कॉम्पिटिटर होते हैं, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस है, योगी आदित्यनाथ है, तो फिर सर अमित शाह फिर क्या करेंगे सर? देखिए, अमित शाह की जो अपनी पर्सनालिटीज है पूरे देश में नहीं है। जी जैसे गुजरात में हुआ तो है, जी लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना नहीं है वहां। और बॉम्बे में भी देखिए, एक तो पर्पस हमारे लिए यहाँ है, ये गुजराती है। जैसे आज भी मराठे में क्या होता है, बॉम्बे में जब इलेक्शन हुआ था, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो क्या कहते थे कि मोदी और अमित शाह ये तो महाराष्ट्र से सभी बड़े बड़े उद्योग घराने को अपने गुजरात में सिर्फ, अरे अपना गुजरात क्या, ये भारत का नहीं है क्या? लेकिन एक बात तो है कि वो गुजराती है, समझ लीजिए। यानी उसके ऊपर इतना, सभी पूरे तमाम स्टेट में इतना आदर या तो इतना लोक लुभावन बात नहीं है कि अमित शाह अगर आ जाए तो बात है। जैसे कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश के योगी के बारे में बताया, उनका हम्म है, क्योंकि जो 85% हिंदू है, उन लोगों के दिलो दिमाग में भी एक बात तो छा गई है कि हम लोग अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में रात को 10:30 बजे के बाद जो अमुक कार्यक्रम जो आते हैं, और वो कार्यक्रम टीवी कार्यक्रम जो आते हैं उसकी मानस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होती है। और उसमें जी क्या होता है, ज्यादातर ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि वो मौलाना लोग जो होते हैं, जो फायर ब्रांड होते हैं, वो ऐसी ऐसी तकरीरें सुनवाते हैं, भाषण ऐसे करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू को ऐसा लगेगा कि ये महंगाई छोड़ो, बेरोजगारी छोड़ो, ये बाकी सब छोड़िए, हेल्थ वगैरह छोड़िए, कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारी सेफ्टी, यानी हम अगर रहेंगे सर सलामत तो पगड़ियां बहुत। तो इसी पैमाने में तो हमें हिंदूवादी सरकार का ही साथ देना चाहिए। तो ये बात जो है वो योगी में सबको
ऐसा लगता है कि हम लोग उसमें संतुष्ट पा सकेंगे। अमित शाह में भी कम है क्योंकि वो गुजराती वाला माना जाता है। नरेंद्र मोदी तो फिर रिटायरमेंट की बात हो रही है अभी होने वाले की, हमारे पास कोई कंफर्मेशन बात तो नहीं है, लेकिन जो विकल्प सोचे जा रहे हैं इसलिए मैं सोचता हूँ तो ऐसा कोई चेहरा हो जो सबके लिए, यानी कोई ऐसा ना हो कि उनकी घृणा करते हो। आज ये मटेरियल तो है देवेंद्र फडणवीस में कि उनके प्रति किसी को घृणा नहीं है। वो जी लोकप्रिय भी तो हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अनुशासित हैं। और दूसरी बात, भारत महाराष्ट्र में 50 साल के इतिहास में अगर 5 साल का कार्यकाल अगर किसी ने पूर्ण किया हो और वो भी बेदाग तरीके से, तो उसमें उनका नाम दर्ज है। तो ये सभी पैमाने अगर देखा जाए तो देवेंद्र जी जो है काफी आगे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कभी खुद को, अपने आप को, जब तक मोदी या भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट न करे तब तक एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। अगर उनको पूछा जाए कि क्या आप पीएम बनना चाहोगे, तो वो बताएंगे क्या, मैं वो भी बोल देता हूं। वो बोलेंगे मेरे जैसे छोटे कार्यकर को इतने बड़े बड़े सपने देखने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत सारे उम्र दराज और दिग्गज नेताएं हैं। फिर भी एक बात है, एज ए कॉमन मैन, एक सामान्य लोग जो होता है उनको क्या होता है, अपने आप को बड़ा बनना सबको अच्छा लगता है। जैसे कि जी हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मैं भी ये चाहूंगा कि अरुण शौरी जैसी हमारी शोहरत हो, मैं भी जी चाहूंगा कांति भट्ट शीला भट्ट जैसी हमारी शोहरत हो, लेकिन जी हो नहीं पाएगी अलग बात। लेकिन हमें कम से कम ये देखना तो है, हमारे आदर्श तो है वो लोग। इसी प्रकार देवेंद्र जी यही बात कहेंगे कि ये बात अलग है कि प्राइम मिनिस्टर बनना सब किसी का ख्याल हो सकता है, सबको ऐसी मंशा हो सकती है, लेकिन लेकिन मैं बहुत छोटा कार्यकर हूं और मुझे ये जो दायित्व दिया है बहुत बड़ा है मेरे लिए। मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं। और ऐसी बातें जो है कि भाई मैं पीएम मटेरियल हूं या नहीं, ऐसी बातें कर करके मैं ये उलझन में डालना नहीं चाहता हूं। ऐसा वो सोफिस्टिकेटेड जवाब देंगे, क्योंकि अभी 2029 को बहुत देर है। जी। सर, तो आप किस तरह से देख रहे हैं ये 5 वर्ष पूरी कर पाएगी महाराष्ट्र की सरकार? आप ये स्थिर सरकार आपको नजर आ रही है? जिस तरह से एक नाथ शिंदे, आपने भी देखा होगा कि सर जो नाट्य रूपांतर जो चला कि वो 2 बार रूठे 3 बार रूठे और उनका कहना था कि भाई जनता तो भाई मुझे ही सीएम के रूप में देखना चाह रही है। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया सीएम, और फिर ये डिप्टी सीएम की भी शपथ नहीं लेने वाले थे, लेकिन शायद इनकी पार्टी के लोगों ने समझाया कि अगर सर आप अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो हम कोई भी पार्टी में के लोग ये कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और कोई भी हमारे में से नहीं बनेगा। सर इस तरह से सर खबर चल रही है सर। देखिए, ये तीनों पार्टियों को एक दूसरे की इतनी जरूरतें हैं कि उनका बिछड़ना और नामुमकिन है। जी। सभी को, भारतीय हम्म जनता पार्टी के पास वो सबसे बड़ी पार्टी होकर के उभरी है, उनके पास हम्म 132 जैसे मतलब बैठक तो है ही। फिर हम्म, भी उनको क्या है, जो बीएमसी का चुनाव है अभी, जी उनको वो बीएमसी का चुनाव जीतना उनके लिए इससे भी बहुत बड़ा अहम बात है। और वो इसीलिए है क्योंकि हम्म बीएमसी का अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, या तो उसको जीतना होगा, तो हम्म उनको जो कट्टर हिंदूवादी यानी बाला साहब ठाकरे, जो हम्म शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे, हम्म उनके जो कट्टर विचार थे हिंदुत्व के, हम्म उनको वो एजेंडा बनाना होगा। और इसी अगर वो भारतीय जनता पार्टी कर पाती है तो फिर इन फ्यूचर न कोई शिंदे हो सकते हैं, न कोई अजित पवार हो सकते हैं उनके विरोध में। हम्म क्योंकि सब लोग अगर ये मान ले कि भारतीय जनता पार्टी में वो मटेरियल है, यानी वो आइडियोलॉजी है, वो थिंक टैंक है जो कि बाला साहब ठाकरे, यानी शिवाजी से लेकर के बाला साहब ठाकरे तक का जो हिंदुत्व है, अगर वो हिंदुत्व कोई अगर इन फ्यूचर बिल्कुल लागू कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा वो लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक जो है, वो ऐसा हम्म मानने के लिए कोशिश करेगी। इसीलिए न वो शिंदे साहब को छोड़ेंगे, ना शिंदे साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि शिंदे साहब ने जिससे भी पंगा लिया है वो हम्म, भी शिव सैनिक है। और जी शिव सैनिक से पंगा लेना और बंबई में रहना, इसका मतलब ये है पानी में रहना और मगर से बैर करना। तो ये भी बात है। दूसरी बात अजीत पवार वाली है
उनके पास भले 57 एमएलए है, लेकिन सामने जो कुनबा है यानी जो महाआघाड़ी वाले हैं, उनके पास इतना नहीं है कि दोनों को अगर मिला भी दिया जाए तो गवर्नमेंट हो सकती है। और तीसरी बात वो कि अजीत पवार के ऊपर इतना भरोसा लोगों को नहीं है जितना सिंधिया के ऊपर है और फडणवीस के ऊपर है। अजीत पवार का कोई निश्चित मतलब उसका कोई निर्णय फिक्स नहीं है, वो कहीं जी। भी जा सकते। अजीत पवार हमारी दृष्टि से अगर हम कहें तो वो महाराष्ट्र के शंकर सिंह वाघेला है। वो सही वो बात है कहीं, सर। ठीक है, उनका खुद का कोई आइडियोलॉजी नहीं है और किसी आइडियोलॉजी से उसे परहेज नहीं है। वो बस डेप्यूटी सीएम होना चाहिए, यानी सत्ता होनी चाहिए, तो सत्ता से वहां जो भी काम करना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 साल चलेगी सरकार, कोई मतलब मतभेद होगा नहीं, समझ लीजिए। वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इसमें मतलब कोई प्रेम है या एक दूसरे के ऊपर समर्पित हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ भी समझौता होगा, क्योंकि अजीत पवार के पीछे भी तो बहुत सारे स्कैंडल तो है ही, जैसे कि जी। नरेंद्र मोदी ने जाहिर में कहा था, ओपनली कहा था कि 70,000 करोड़ का जो घोटालेबाज है उनके लिए हमारे जेल के दरवाजे हैं, और आप हम जानते हैं अभी वो कहाँ पे है। तो ये तो सब छोड़िए, तीनों को एक अरस परस एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए गवर्नमेंट तो चलेगी। और बीएमसी के चुनाव अभी जो होंगे उसमें सबसे ज्यादा टेस्ट होगा, सबसे ज्यादा। और उसमें उद्धव ठाकरे जी को जो अपना अस्तित्व अगर बचाना हो तो बीएमसी में अपना करिश्मा दिखाना होगा। अगर बीएमसी में उसका करिश्मा निकल जाता है तो समझ लीजिए उसका राजकीय जो है वो कैरियर खत्म होने के आरे में हो जाएगा। जी। सर इस चुनाव में सर आरएसएस की किस तरह से सर आपने भूमिका देखी? सर कहा तो ऐसे भी जा रहा था कि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम चेहरा बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन अमित शाह कहीं ना कहीं इससे पीछे हट रहे थे। और जिस तरह से शिंदे 2 बार नाराज होके गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो श्रेय है वो अमित शाह की उनका जो छत्र छाया जो शिंदे को मिली सर, ये कितना सच है सर? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सच मुझे नहीं लग रहा है, जी। क्योंकि इतना बड़ा सच अगर मेरे तक पहुंच सकता है तो ये तो कमजोरी उनकी माननी चाहिए, ऐसा जी। कुछ नहीं हो सकता है। जी। लेकिन मैं कहता हूं कि अमित शाह ने अभी ऐसा नहीं प्रयोग किया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन के दौरान उन्होंने ऐसा प्रयोग किया था। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था उनको टिकट नहीं दिया, उसका टिकट काट दिया और अमित शाह ने दूसरे लोगों को टिकट दिया। और क्या फतेह हुई हमें जानते हैं क्या हुआ वो, कि उनको जी। बहुत झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और हम्म। वो इसीलिए हुआ था, कहते हैं लोग थिंक टैंक वाले, उसका भी कोई आधार पुरावा है नहीं, लेकिन थिंक टैंक वाले यानी जो जानकार सूत्र है वो कहते हैं कि अगर उस टाइम योगी आदित्यनाथ पहले जैसा ही अपना परफॉर्मेंस दिखाते तो ये निश्चित हो जाता कि अगले पीएम के रूप में अगर किसी को प्रेजेंट करना होगा तो योगी आदित्यनाथ ही है, क्योंकि वो सभी पैमाने में खरे उतरे हैं। इसीलिए कहते हैं लोग कि अमित शाह ने ऐसा रोड़ा उसमें डाला, यानी उसमें बाधा रखी। लेकिन वो अलग बात है, हमें हमारे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है। लेकिन इस बार जो आप कह रहे हो कि शिंदे जी जो रूठ गए थे वो अमित शाह ने के कहने से नहीं, शिंदे साहब इसलिए रूठ गए थे क्योंकि उनको बम्बई, मैंने आपको पहले भी बताया कि बम्बई में रहना और शिवसेना से बैर करना यानी पानी में रहना और मगर से बैर करना, अगर वो हिसाब से वो दूसरे कोई भी मिनिस्टर हो उसके पास पोर्टफोलियो हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो अगर कोई होता, मैं आज ये भी बता दूं, सीएम की पोस्ट भले ही सर्वोच्च पोस्ट है, पीएम की पोस्ट भले ही सर्वोच्च पोस्ट है, लेकिन उनसे भी ज्यादा असरदार अगर पोस्ट अगर कोई मानी जाती हो तो वो गृह मंत्रालय की है। क्योंकि पुलिस जो है यानी कानून जो है वो अपने हाथ में या तो अपने जेब में रहता है। अगर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो कल जाकर के कोई आदमी या कुछ भी ऐसा स्कैंडल करे कि शिंदे साहब को परेशान करने के लिए कुछ भी करे, तो अगर गृह मंत्रालय उनके पास होता होता होगा या तो हो सकता है तो वो अपने आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। वो अगर नहीं होता है और दूसरा कोई पोर्टफोलियो होता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, गृह मंत्री को फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे खिलाफ सौ एन सौ लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं, आप कृपया मुझे उससे बचाइए। तो उसमें फर्क क्या होता है मैं बता देता हूं। फर्क ये होता है कि जो गृह मंत्री बनेगा, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी वाला ही बनेगा, तो उनको शिंदे की जो कमियां है वो तो कम से कम पता चल जाएगी। और वो जो कमियां पता चल जाती हैं तो वो शिंदे को भविष्य में भी अगर कुछ वो आड़ा टेढ़ा करने की बात सोचे तो वो जो कमियां हैं वो दिखा करके उसको चुप करा दे सकती हैं।
तो ये बात है, इसीलिए शिंदे साहब अपने आप को गृह मंत्री का मंत्रालय चाहते थे कि मुझे गृह मंत्रालय मिले। मैं डेप्यूटी सीएम भी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेप्यूटी सीएम जो है वो कोई इंस्टीट्यूशनली है नहीं, यानी बंधारण में उसकी कोई जोगवाई नहीं है। वो तो खैर हम लोग मानते हैं कि जैसे कि हम लोग मेयर है सबसे बड़ी बात करते हैं, फिर भी कमिश्नर को अच्छा माने या मेयर को, ये भी ऐसी बात है। राज्यपाल वैसे तो सीएम से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमें पता है कि राज्यपाल को खाना पीना और मौज मजा करने से अलावा कोई ज्यादा काम होता नहीं है। नहीं। और इसी प्रकार राष्ट्रपति भी तो सबसे बड़ा होदा है हमारे लिए, लेकिन हम जानते हैं कि पीएम से ज्यादा कुछ नहीं है असरदार। तो गृह मंत्रालय ऐसी चीजें थी, इसलिए वो रूठे थे और वापस आ भी गए। कुछ भी समझौता हुआ होगा, लेकिन इसलिए आ गए, इसमें अमित शाह का कोई रोल नहीं है। गृह मंत्रालय उनको चाहिए था, इसलिए वो रूठे थे। जी सर स्पीकर की भी सर बात चल रही थी कि स्पीकर बनाने के लिए, क्योंकि उनको डर था कि जिस तरह से जो शिवसेना को तोड़ के जैसे इनको लाया गया, तो कहीं मेरे जो विधायक अभी जीत के आए हैं कहीं उनको ना तोड़ा जाए, ये बात का भी सर डर था। ये कितना इसमें सर आप देखते हैं सही की इस देखिए, तरह से? हाँ, ये राहुल जी पॉलिटिक्स है, इसमें किसी को किसी के ऊपर पूर्णतः भरोसा होता ही नहीं है। जी। पूर्णतः भरोसा नहीं ही होता है। हम्म। सबको एक दूसरे को अलर्ट रहना पड़ेगा, हर पल हर क्षण हम्म। अलर्ट रहना पड़ेगा। कल जाके कोई आज जो मित्र है कल हो सकता है शत्रु हो जाए, तो जी। ये तो होता ही रहेगा। और स्पीकर बनने से ऐसी बात नहीं कि कोई खरीद फरोख्त ना कर सके। जी। स्पीकर का रोल क्या होता है, वो किसके पास ज्यादा एमएलए है उनको वो सत्ता में बिठाते रखेंगे। तो जी। स्पीकर से कहने से कुछ नहीं होता है, वो तो हम्म। जो सीएम बनेगा उनके कहने से। क्योंकि अगर किसी को पद या पैसा या लालच अगर दे सकते हैं, स्पीकर नहीं दे सकते, वो तो सीएम दे सकते हैं। इसलिए जी। स्पीकर का उसको मतलब डिमांड चाहिए, वो भी गलत बात है। हाँ, स्पीकर हाउस का सबसे बड़ा होता है, अलग बात है, लेकिन वो हम्म। तो बंधारणीय रीते होता है, यानी संचालन करने में। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हो खरीद परोस वाली, या तो सत्ता में उल्टा पुल्टा करने वाली, वही वहां से धारा से एमएलए को यहाँ लाना हो, यहाँ से वहां लाना हो, ये सब तो सीएम ही यानी सरकार जिसकी होती है वो ही कर सकते हैं। इसलिए वो स्पीकर बनना तो कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्पीकर का पोस्ट मेयर जैसा होता है कि वैसे बड़ी बात है, लेकिन वैसे अपने पास कुछ रहता नहीं है, तो हम्म। फोटोजेनिक जैसे कहते हैं। तो ऐसी कोई स्पीकर वाली बात नहीं थी, गृह मंत्री की बात थी। हालांकि अभी क्या देखते हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है। जी सर मेरा लास्ट सवाल है सर। सर महाविकास आघाड़ी का सर क्या रोल रहेगा, क्या राजनीति का उनका आप करियर देख रहे हैं? जिस तरह से अब बीएमसी का भी चुनाव है, तो क्या ये लोग साथ में अलायंस करके रहेंगे या अब अलग ये लोग, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए ना राहुल जी, इसके पहले कि जब चुनाव का अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था, और हम्म। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी मैंने कहा था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। हम्म। उनके उनके दिल नहीं मिले हैं, सिर्फ मन मिले हैं। यानी हम्म। दिमाग से वो लोग इकट्ठे हुए हैं, दिल से नहीं। क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। अभी जी। ये को कभी मेल नहीं खाएगी। और कुछ भी कहे, मंच के ऊपर आकर के फोटो, एक अगर फोटो सेशन कराना अलग बात है, और बिल्कुल एक दूसरे के प्रति अपना आदर जताना वो अलग बात है। वो समर्पित वाली बातें हैं, और वो कभी होगा नहीं। आज देखिए, ममता बनर्जी भी लोकसभा में बोल रही हैं, आघाड़ी के विरुद्ध में ही बोल रही है, यानी इंडिया अलायंस के विरुद्ध में तो बोल रही है कि भाई ये जो लोकसभा का जो स्थान है वो बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे सब मुद्दों के लिए होना चाहिए। अभी जो कांग्रेस कर रही है ऐसी बातों में उलझना नहीं चाहिए, यानी वो अलग उनसे हो गई है। फिर हम्म। अखिलेश यादव ने भी तो वही कहा कि भाई देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो संभल वाली बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और कहते हैं हमें आप सहयोग दीजिए, दूसरे सहयोग देते नहीं है। शरद पवार कभी कहते हैं मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं नई पीढ़ी को संचालन सौंप देना चाहता हूं, फिर वापस वो आ जाते हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर हमें सीएम का चेहरा बनाया होता तो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें रिजल्ट कुछ और होता। यानी उसमें और शरद पवार में और उद्धव ठाकरे में भी अलग अलग हो गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम बीएमसी का चुनाव जो लड़ेंगे वो हिंदुत्व पे लड़ेंगे। यानी जो हम कहते हैं नहीं कि जो पुरानी बातें थी जो उन्होंने गवा दी थी, और पूरे महाराष्ट्र में जो बात फैल चुकी थी कि आपने छत्रपति शिवाजी से लेकर के अपने खुद के पिता श्री बाला साहब ठाकरे जी, उनका जो कट्टर हिंदुत्ववाद था
वो आपने उससे समझौता कर लिया सत्ता के लिए। और वो बात जो हम कह रहे हैं, हम यानी जो भी विश्लेषक ने ये बात कही, वो वहां उनको तो पहुंची है, अपने आप तो वो सोचते ही हैं। उनको लगा कि अगर हम जो हिंदुत्व को छोड़ेंगे तो बीएमसीसी भी यानी महानगर पालिका से भी अपना हाथ धोना पड़ेगा। और बीएम जो उनका वहां से अगर उसका निकल जाए कुरमा पूरा, तो सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि बीएम जो है वो एक इतना बड़ा, वो एक स्टेट जैसा है। उनका जो आप मानोगे कि बजट जो है वो पूरा एक स्टेट जैसा बजट है, यानी वो बीएमसी भी कुछ कम नहीं है। तो सबसे बड़ी सबसे महंगा सर वहाँ का होता है सर, बीएमसी का जो होता है चुनाव जी सबसे महंगा जी सर स्टेट का। जी जी जी। तो ये सब बातें हैं कि ये जो इंडी अलायंस है अभी बिखर जाएगी, टूट फूट जाएगी कभी ना कभी। अभी आम आदमी पार्टी ने भी कहा दिल्ली का चुनाव हम अलग से लड़ेंगे, गुजरात में भी वो ग्राम पंचायत का चुनाव अलग लड़ रही है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रही है। तो किसी का मन मुटाव भी तो है ना, सब कुछ है, सत्यानाश है। क्योंकि ये विचारधारा अलग है, केवल एक ही है। सबको ये चाहते थे कि हम कैसे भी करके सत्ता में आ जाए और मोदी को हटाए, और ऐसा नहीं हुआ है। तो ये इंडी अलायंस, तो मैं आपने जो प्रश्न मुझे पूछा कि उनका फ्यूचर क्या है, मैं उसका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ जी। बराबर। तो सर कुल मिला के आपने जिस तरह से कहा कि जो भी बीएमसी के चुनाव होंगे, बीजेपी को, तीनों पार्टियों को एक साथ रहना पड़ेगा, और खास करके जो इस बार मुद्दे रहेंगे वो हिंदुत्व की, कट्टर हिंदुत्व की मुद्दे रहने बिल्कुल। वाले इस चुनाव के अंदर जी में। जी 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 सर जी। तो सर आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने सर समय दिया हमारे मंच के लिए, और आपने जो विस्तार से नमस्कार। हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में जगदीश मेहता साहब, इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये जो बीएमसी के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने बताया कि ये तीनों एक साथ में रहेंगे। एक नाथ शिंदे हो गए और अजित पवार हो गए, तीनों एक साथ में रहेंगे, और इस चुनाव के अंदर में हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की जो केंद्र बिंदु रहने वाले हैं वही मुद्दे रहेंगे। क्योंकि जो अभी जो विधानसभा के चुनाव आए हैं, यहाँ पे हिंदुत्व के नाम पे जो उनके नारे थे, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, यही सब जो मुद्दे थे वो चले हैं। तो हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।